अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में पीस डील पर दस्तखत होने के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की जो बातचीत होनी थी वो रद्द हो गई है। ये बैठक अचानक रद्द हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये जो खबर सामने आई है वो चौंकाती है कि क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। जिस मीटिंग पर सबकी नजर थी वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे लेबनान में इजराइल के लगातार जारी सैन्य हमला एक बड़ी वजह हो सकती है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमलों में एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इससे नाराज होकर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। बेन गवीर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी कहा है कि हर इजरायली मां के आंसुओं के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना चाहिए। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एविया लेबे में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान एक समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाना है। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सहमति पत्र जिसे MOU कहते हैं, ये इसका एक तरीके से इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि ट्रंप अपने इस MOU से पलट जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो MOU हुआ है क्या वाकई इसका इंप्लीमेंटेशन नजर आएगा या फिर कहानी कुछ और होगी। दरअसल जो MOU हुआ है इसमें कहा गया है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। साथ ही इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब के एक कोष का प्रावधान भी है। हालांकि इसमें अमेरिका के लिए योगदान देना जरूरी नहीं है। यही बात ट्रंप ने भी कही। यह समझौता अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के 4 महीने बाद हुआ है। एक्सपर्ट कहते हैं 3 सबसे बड़े खतरे दरअसल इसके पीछे हैं जो बातचीत को पटरी से उतार सकते हैं। यानी ये MOU जो है वो कभी भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के सिर्फ 24 घंटे के बाद ही हालात फिर से उलझ रहे हैं। MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को जिनेवा में होने वाली अहम बैठक कैंसिल हो गई। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस को शामिल होना था। पैलेस ऑफ वर्सलेस में 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर साइन हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भी इस पर साइन किए। इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट, लेबनान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कुल 14 अहम मुद्दों को शामिल किया गया था। इसमें युद्ध को तुरंत रोकने की बात भी कही गई थी। इस समझौते के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था और इससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही थी। MOU के बाद उम्मीद जगी कि तेल संकट कम होगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही फिर से दोनों देशों के बीच में तनाव दिखने लग गए हैं। जिनेवा में 19 जून को MOU की शर्तों को लागू करने पर चर्चा होनी थी। समझौते के मुताबिक अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच एक फाइनल डील भी होनी है। इसके बाद ही माना जाएगा कि पश्चिम एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट पूरी तरीके से खत्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने भी जिनेवा वार्ता में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही ईरान ने प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजराइल ने MOU की पहली शर्त का उल्लंघन किया है। पहली शर्त के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना था, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल ने लेबनान में हमला करके समझौते की भावना को ही तोड़ दिया। हालांकि ये भी सच है कि MOU में इजराइल सीधे तौर पर शामिल नहीं था। मुख्य मीडिएटर्स में से एक की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रारंभिक समझौते की घोषणा के दौरान कहा कि दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा की है। मीडिया संस्थानों ने समझौते के मसौदों को भी देखा, उसमें भी लेबनान को स्पष्ट रूप से युद्ध विराम के दायरे में शामिल किया गया। हालांकि ट्रंप की ओर से फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू से लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आने को कहने के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी NNA के मुताबिक बुधवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने नबतिये अल-फौका क्षेत्र और पड़ोसी कफर तबनित के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि हालांकि लेबनान युद्ध विराम ढांचे के अंतर्गत आता है, लेकिन लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी समझौते की शर्त नहीं है। उनका कहना है इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार मिलता रहेगा, लेकिन ईरान का कहना है कि लेबनान में युद्ध का अंत युद्ध समाप्त करने के समझौतों का अभिन्न हिस्सा है। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह भी इसी रुख का समर्थन करता है।
हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन कार्यालय ने भी रॉयटर्स से कहा कि ईरान ने आश्वासन दिया है कि वो अगली चरण की बातचीत में लेबनान से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग करेगा। इजरायल ने भी साफ संकेत दिया कि वो खुद को समझौते की ईरानी व्याख्या से बंधा हुआ नहीं मानता। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायली सेना लेबनान में सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी और चेतावनी दी कि अगर लेबनान को लेकर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो पूरी ताकत से जवाब देंगे। ब्रिटेन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एच ए व्हिलियर। उनका कहना है कि शांति प्रयासों में तेल अवीव मुख्य बाधक रहा है। उनका तर्क है इजराइल का सैन्य दुस्साहस, चाहे वो सीधे ईरान के खिलाफ हो या लेबनान में जारी विनाश के जरिए, कूटनीतिक प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं अगर तेहरान सीधे टकराव में खिंच जाता है तो परमाणु मुद्दे पर ठोस बातचीत शुरू होने से पहले ही ये जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने प्रारंभिक समझौते का स्वागत किया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये ऐसा व्यवहारिक कदमों में बदलेगा जिससे हिंसा के चक्र को निर्णायक रूप से खत्म किया जा सकता है। खुद लेबनान के लिए युद्ध के परिणाम बहुत विनाशकारी रहे हैं। 3700 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। दक्षिणी इलाके का बड़ा हिस्सा व्यापक तबाही का शिकार हुआ है। दशकों पुराने तनाव के केंद्र में रहा ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न करे इस समझौते में शामिल किया गया है और इसके पालन की पुष्टि की जा सकती है। उनका कहना है अगर ईरान भविष्य के समझौतों का पालन करता है तो प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी और अमेरिका उसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वागत करेगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। इस बीच ईरान कह रहा है कि समझौते के तहत 60 दिन की वार्ता अवधि के दौरान उसकी फ्रीज हुई परिसंपत्तियों में से अरबों डॉलर जारी किए जाएंगे। जेडी वेंस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। समझौते के मसौदे संभावित रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहनों की ओर भी संकेत करते हैं। इनमें अमेरिकी छूट शामिल है जिनसे ईरान फिर से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्यात शुरू कर सकेगा। फ्रीज हुई परिसंपत्तियों को जारी किया जाएगा और 300 अरब डॉलर तक के दीर्घकालिक विकास ढांचे पर भी चर्चा होगी। एक दूसरा विवादित मुद्दा ईरान का संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं इसे जब्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान बार बार कहता रहा है उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका यह भी कहना है कि 60 दिन की अवधि का उपयोग इस बात पर सहमति बनाने के लिए किया जाएगा कि मौजूदा परमाणु सामग्री को कैसे कम किया जाए या हटाया जाए। समझौते के मसौदे से संकेत मिलता है कि तेहरान ने दोहराया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे जिनमें ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम का भंडार भी शामिल है, अंतिम समझौता वार्ता के लिए छोड़े गए हैं। मसौदे में लिखित शर्तों के मुताबिक 60 दिन की वार्ता अवधि के दौरान दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे। ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों का विस्तार नहीं करेगा जबकि अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक पिछले साल तक ईरान ने लगभग 400 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम जमा कर लिया था जिसे 60% तक संवर्धित किया गया था। परमाणु हथियार के लिए संवर्धन का स्तर लगभग 90% होता है। राष्ट्रपति ओबामा के दौर में भी 2015 के परमाणु समझौते के तहत तेहरान ने संवर्धन को 3.67% तक सीमित कर दिया था। साल 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के समझौते से हटने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का काफी विस्तार किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डेरिन सेल्निक ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ईरान फिर से हथियार बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है तो वो फिर से सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। इस समझौते का मकसद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना है जो फरवरी से लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। हम उस MOU की बात कर रहे हैं। जंग से पहले दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस आपूर्ति इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। ट्रंप ने कहा है होर्मुज शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होते ही बारूदी सुरंगों को हटाने के मकसद से फिर से खोल दिया जाएगा। समझौते के मसौदे संकेत देते हैं ईरान 30 दिनों के भीतर सुरंग को हटाने और समुद्री यातायात को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने की जिम्मेदारी लेगा, जबकि अमेरिका समुद्री नाकेबंदी हटाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रेट यानी होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने के बाद उसके संचालन को लेकर ईरान और अमेरिका की सोच थोड़ी अलग है। तेहरान होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन में बड़ी भूमिका चाहता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सेवा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि ये साफ नहीं कि ईरान किस तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। इससे पहले ईरान ने वहां से गुजरने के लिए टोल लगाने का प्रस्ताव दिया था जो इंटरनेशनल कानून के तहत मान्य नहीं है। हालांकि कुछ सेवाओं के लिए शुल्क लिया जा सकता है।
दूसरी ओर ट्रंप ने जोर देकर कहा है ये समुद्री मार्ग टोल मुक्त रहेगा और ये व्यवस्था 60 दिन की अवधि के बाद भी जारी रहेगी। खाड़ी देश भी बिना किसी प्रतिबंध के समुद्री आवाजाही की बहाली के पक्ष में हैं। कुछ व्यवहारिक सवाल अभी भी हैं, जैसे एमओयू जो किया गया वो किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन उसका होगा। अब इन सब के बीच एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का भी वक्त लग सकता है। जहाजरानी कंपनियां तब तक सतर्कता बरतेंगी जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता कि युद्ध विराम वास्तव में कायम है। इन सब के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी जहाज के कप्तान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए असाधारण रूप से साहसी होना पड़ेगा। हालांकि अभी ये जो समझौता हुआ है वो केवल एक सहमति पत्र है, बातचीत का एक ढांचा, ये किसी तरीके का कोई समाधान नहीं है। इसलिए अभी ईरान और अमेरिका के बीच ये जो एमओयू हुआ इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।